Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? So दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं नंबी जो साइंटिफिक हैं और नंबी नारायण जी के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि उनके साथ क्या हुआ था। जो है वो इसरो में जब काम चल रहा था उसके ऊपर जो है उस टाइम पर नंबी जी के साथ जो है वो क्या इंसिडेंट हुआ था वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि इतिहास के पन्नों में बहुत से ऐसे किस्से दर्ज हुए हैं जो हमारा और हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा उठा देते हैं। मगर एक सच ये भी है कि उसी बीते हुए कल के कुछ काले पन्ने न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कई सवाल छोड़ गए हैं। क्या होता अगर मीर जाफर जैसे कुछ सत्ताधीन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी को न कबूला होता? क्या होता अगर भारत का बंटवारा न हुआ होता? क्या होता अगर भारत को 1975 में इमरजेंसी के दौर से नहीं गुजरना होता? और क्या होता अगर भारत के एक महान वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन के 25 साल बर्बाद ना किए गए होते? जी हाँ, देशद्रोही नंबी नारायण और उनके वो 25 साल जिन्होंने भारत को 15 साल पीछे कर दिया। दोस्तों, सवाल तो उठेंगे आज भी और कल भी। लाजमी है कि इतिहास की हर गलती का चिट्ठा तो हम नहीं खोल पाएंगे, मगर देशद्रोही कहलाए गए नंबी नारायण के संघर्ष का हिसाब तो लगाना ही होगा, क्योंकि ये किसी एक आदमी की नहीं बल्कि पूरे भारत की बर्बादी की कहानी है। आज के इस वीडियो में जानेंगे इस देशद्रोही वैज्ञानिक का वो किस्सा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना था, और अब जो भी सुनेगा यकीनन अपनी नजरें झुकाकर एक सबक के रूप में उसे जिंदगी भर याद रखेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस से जुड़ी तमाम रिसर्च का काम यही संस्था करती है। आप सभी ने इसकी उपलब्धियों के बारे में जरूर सुना होगा। इसी संस्था का एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करते थे नंबी नारायण, जिन्हें साल 1994 तक इसरो का महान वैज्ञानिक कहा जाता था, और फिर अचानक उन्हें दूसरे देश का जासूस करार दे दिया गया। नंबी नारायण का नाम आज के समय में बहुत आम हो गया है, क्योंकि एक तो इन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद साबित हो गए हैं और अब इनके जीवन पर फिल्म भी बन रही है। मगर आज से पहले कौन जानता था इन्हें? वैज्ञानिकों पर गर्व करने वाली देश की आधी से ज्यादा आबादी ने तो शायद इनका नाम तक नहीं सुना था। हालात ये थे कि जिस महान वैज्ञानिक के दम पर हम अमेरिका को पछाड़ सकते थे, वो लगातार 24 सालों तक अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ अकेला लड़ता रहा। उन्हें इंसाफ मिला, मगर इसमें करीब 2 दशकों से भी ज्यादा का समय बर्बाद हो गया। बर्बाद इसलिए क्योंकि 1994 में अगर उन्हें देशद्रोही घोषित कर जेल में न डाला गया होता तो हमारी स्पेस एजेंसी काफी पहले ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेती जो हमारे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए काफी जरूरी हुआ करती थी, और भारत दुनिया के बाकी ताकतवर देशों को कांटे की टक्कर दे पाता। वैसे तो जाहिर है कि इसरो ने अब तक स्पेस की दुनिया में काफी तरक्की कर ली है, लेकिन ये कहानी आज से करीब 40-50 साल पहले की। तब हालात आज से काफी अलग थे। अमेरिका और रशिया एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। रशिया ने सबसे पहले अंतरिक्ष में इंसान को भेजने का रिकॉर्ड बना लिया था, तो वहीं चांद पर सबसे पहले पहुंचा था अमेरिका। ऐसे में अब सबकी नजरें थी हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर। उस दौरान हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी भी अपने स्पेस मिशन को लेकर काफी अच्छे प्रयास कर रही थी, मगर यहाँ एक बड़ी समस्या ये थी कि स्पेस प्रोजेक्ट से जुड़ी जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए हम तब अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर हुआ करते थे, जो कि काफी महंगे दामों में जरूरी सामान बेचा करते थे। और कंपटीशन के उस दौर में अक्सर ये देश अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देने में काफी आनाकानी भी किया करते थे। ऐसे में चर्चा उठी कि क्यों ना हम अपने सारे प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी खुद अपने ही देश में तैयार करें। सभी साइंटिस्ट इस विचार से सहमत थे, और फिर रॉकेट को लेकर एक नई स्वदेशी टेक्नोलॉजी भारत में ही तैयार करने की कवायद शुरू की गई।
यहाँ से कहानी में एंट्री होती है नंबी नारायण की। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि जिस नाम की हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं वो इसरो तक पहुंचा कैसे। दोस्तों, पद्म भूषण नंबी नारायण का जन्म गुलाम भारत में 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। वो 5 बहनों के इकलौते भाई थे। उनके पिता नारियल का बिजनेस किया करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। प्राइमरी स्कूल के दिनों में ही उनका दिमाग पढ़ाई में काफी तेज था। उन्होंने 10वीं से 12वीं तक अपनी क्लास में हमेशा टॉप किया। इसके बाद इंजीनियरिंग करके वो एक शुगर फैक्ट्री में जॉब करने लगे, लेकिन मन तो हवा में था। हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट उन्हें बेहद लुभाते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब बारी थी सपने पूरे करने की, और जब हौसला और जुनून साथ हो तो किस्मत भी हमारा साथ देने पर मजबूर हो जाती है। वो कहते हैं ना कि लक फेवर्स द ब्रेव। नंबी नारायण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तमिल ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले नंबी की मुलाकात 1966 में विक्रम साराभाई से हुई थी, जो उस समय इसरो के चेयरपर्सन थे। तब नंबी रॉकेट के लिए पेलोड इंटीग्रेटर के तौर पर काम कर रहे थे। साराभाई हमेशा से ही इस बात के पक्ष में थे कि इसरो को सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही ज्वाइन करें। ऐसे में नंबी ने एमटेक के लिए तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया और फिर साराभाई की कोशिशों से नंबी को नासा की फेलोशिप भी मिल गई। वहाँ से उन्होंने केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर डिग्री हासिल की, वो भी सिर्फ 10 महीने के अंदर, जो कि एक रिकॉर्ड था। नंबी की उपलब्धि देखकर अमेरिका ने उन्हें नासा में जॉब करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन नंबी नारायण ने अपने देश में ही जॉब करने को प्राथमिकता दी थी। 1970 के दशक में नंबी ने भारत में फ्यूल रॉकेट तकनीक की शुरुआत की और फिर वो भविष्य के लिए और भी कई नई तकनीकों पर काम करने में लग गए। नंबी को इसमें कामयाबी भी मिली और उन्होंने भारत में पहली बार लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर विकसित की। अब चलते हैं 90 के दशक में, जब भारत स्वदेशी तकनीकें विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा था। उस वक्त नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने सरकार और देश को भरोसा दिलाया कि भारत स्पेस रिसर्च में पूरी तरह से सक्षम है और हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे स्पेस मिशन पहले के मुकाबले काफी सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने उनकी बात मान ली और उन्हें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई और उन्हें इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग शायद क्रायोजेनिक इंजन के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर सरल भाषा में समझाएं तो ये लिक्विड फ्यूल वाले इंजन होते हैं। दरअसल रॉकेट इंजन की ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ईंधन के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इससे पहले रॉकेट्स में सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता था। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये दूसरे इंजनों के मुकाबले प्रति किलो ईंधन से कई ज्यादा पावर और थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। उस वक्त ये एक बेहद ही उम्दा टेक्नोलॉजी थी जिसकी हर देश को जरूरत थी। अमेरिका और रशिया इसे पहले ही डेवलप कर चुके थे और भारत में नंबी इस प्रोजेक्ट पर जोर शोरों से काम कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि भारत जल्द ही ये टेक्नोलॉजी बना भी लेगा। ये जानकारी अमेरिका और रशिया तक भी पहुंच गई। दोनों ही देशों को डर था कि अगर भारत ने ये तकनीक विकसित कर ली तो पहले की तरह वो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत से मोटी कमाई नहीं कर पाएंगे और भारत भी कहीं भविष्य में उनके बराबर न पहुंच जाए। और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी साजिश की। बात है अक्टूबर 1994 की, जब केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में मालदीव्स की एक महिला को गिरफ्तार किया जिसका नाम था मरियम राशिदा। गिरफ्तारी के वक्त इनके पास इसरो के कुछ रॉकेट इंजन के डिजाइन्स मिले थे, जिसके बाद आरोप लगा कि राशिदा इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के डिजाइन पाकिस्तान को बेचने वाली थी। इसके बाद केरल पुलिस ने इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण समेत 2 अन्य वैज्ञानिकों डी शशि कुमारन और डेप्यूटी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को भी अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के एक भारतीय प्रतिनिधि SK शर्मा और लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा के दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान समेत दूसरे देशों को बेचने के आरोप लगे थे। महिलाओं ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक को हनी ट्रैप में फंसाकर ये डिजाइन हासिल किए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने तब क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहे नंबी नारायण से पूछताछ शुरू की। नंबी ने इन सभी आरोपों का खंडन किया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। थोड़ी समय में ये मामला अखबारों की सुर्खियों में छा गया। बिना जांच परखे और पुलिस की थ्योरीज पर भरोसा करते हुए मीडिया ने भी नंबी नारायण को देश का गद्दार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि गिरफ्तारी के समय नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन पर लगे आरोप और उनकी गिरफ्तारी ने देश के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम को कई दशकों पीछे धकेल दिया था। नंबी नारायण चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे थे, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। उन्हें घर से उठा लिया गया और 50 दिन तक उन्हें जेल में रखा गया।
अगले 2 सालों तक उन्हें अलग अलग एजेंसीज द्वारा कभी मेंटल तो कभी फिजिकल टॉर्चर दिया गया। हालात ये थे कि नंबी नारायण ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर उनकी फैमिली ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया। उनका मानना था कि अगर उन्होंने कोई गलत एक्शन लिया तो लोग उन्हें हमेशा के लिए ही गलत समझेंगे, और जब वो गलत है ही नहीं तो उन्हें अपने लिए लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। आखिरकार 26 सालों के कड़े संघर्ष के बाद उन्हें न्याय मिला। केरल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद जब ये केस सीबीआई के पास गया तो उन्होंने अपनी जांच में नंबी नारायण को निर्दोष पाया। जांच में ये बात सामने आई कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाया गया था। साथ ही इस बात के भी संकेत मिले कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इशारे पर केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने नंबी नारायण को साजिश का शिकार बनाया, और यही सारी कवायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्वस्त करने की नीयत से हो रही थी। क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को कारोबारी नुकसान होने का डर था। नंबी नारायण ने भी अपने एक बयान में कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरों की मदद से उन्हें फंसाने की साजिश रची थी। नंबी नारायण ने केरल के पूर्व DGP CB मैथ्यू और बाकी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। बता दें कि CB मैथ्यू वही अफसर थे जिन्होंने इस जासूसी कांड की जांच की थी। CBI ने भी अपनी रिपोर्ट में नंबी की गिरफ्तारी के लिए इन्हीं अफसरों को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने न सिर्फ उन्हें बेगुनाह करार देकर सभी आरोपों से बाइज्जत बरी किया, बल्कि उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया। शंकर लिंगम नंबी नारायणन, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। वहीं केरल सरकार ने नंबी नारायण को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का कंपनसेशन भी दिया, लेकिन जो दिमागी उत्पीड़न एक देशभक्त को हमारे ही देश ने दिया, उसके मुकाबले ये सब शायद कुछ भी नहीं था। साथ ही देश के विकास का जो कीमती वक्त बर्बाद हुआ वो अलग। ऐसा माना जाता है कि नंबी नारायण के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती तो भारत 15 साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता। दोस्तों, नंबी नारायण की कहानी से ये तो साफ है कि जहां बात आती है वर्चस्व की तो कोई भी देश किसी भी हद तक जा सकता है। खैर, इतिहास के इस दाग को मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इस महान वैज्ञानिक के नाम पर एक सैल्यूट तो बनता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही द फैक्ट लैंड के लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें नंबी नारायण जी जो है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि उनके साथ जुल्म हुआ है। एक तरह का जुल्म ही है कि उन पे एक इल्ज़ाम लगा दिया गया। एक इतने होशियार, समझदार, अपनी कंट्री को कामयाबी की तरफ ले जाने वाले इंसान के साथ इस तरह का इंसिडेंट होना, मतलब इंसिडेंट नहीं है बल्कि ये एक साजिश है, प्लान के तौर पर किया गया। जहाँ तक मुझे लगता है इसके पीछे किसी का हाथ है, जो नहीं चाहते थे कि, या तो वो चाहते थे कि ये काम जो है इसरो का ये रुक जाए, या फिर कुछ और प्लान था जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा सिस्टम जो है वो डाउन करने की कोशिश की और इस वजह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब जिन पे उनको शक हो रहा है वो तो कंफर्म नहीं है कि वो कौन है, क्या हुआ, लेकिन एक बात कहने पड़ेगा कि वो जो मतलब इसमें पाकिस्तान को भी कह रहे हैं कि नाम आ रहा है कि उनको शायद वो कॉपी वगैरह, डिज़ाइन की कॉपी बताई जा रही थी, जिसकी वजह से जो है वो इन पर भी शक किया गया। और फिर कहते हैं कि ये इंसाफ मिला, उनको न्याय मिला आफ्टर मतलब 25 और 26 ईयर्स के बाद। तो मैं ये कहूँगी कि 25 या 26 ईयर्स के बाद ये अन्याय किस चीज़ का, उन्होंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं था, बल्कि उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी कैसे हुई है? उनको 26 ईयर्स जेल में रखा, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको काफ़ी परेशान किया गया। हालांकि वो फांसी तक उन्होंने लेने की कोशिश की। मतलब ज़ाहिर बात है कि इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है कि मैं तो अपनी कंट्री के लिए अच्छा करना चाह रहा था, लेकिन मेरे साथ क्या हो गया। तो सज़ा उनको एक किस्म की मिल गई कि 25 to 26 ईयर्स जो है वो उन्होंने जेल में काटे, जिस उस जुर्म की सज़ा भुगती जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें नॉर्मली जो है वो पता नहीं इस तरह के कितने लोग होंगे जो इस तरह की सज़ाएं भुगत रहे होंगे। और बल्कि मैं ये समझती हूँ कि साइंटिफिक जो होते हैं ना, उनको इतना कोई जानता भी नहीं है। आजकल हम देखें ना, हमारे साइंटिफिक जितने भी हैं उनकी कोई इतनी वैल्यू ही नहीं है।
एज कंपेयर टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी, बहुत ज़्यादा उनको हर कोई जानता है, उनका नाम है, उन्होंने किया है अपनी कंट्री के लिए। लेकिन जो साइंटिफिक है वो इतना कुछ करते हैं, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी दे ही देते हैं अपनी कंट्री को, तो फिर क्या होता है उससे उनको फिर ये 26 ईयर्स की सजाएं मिलती हैं। मतलब उनके साथ गुनाह, मतलब मैं कहूँगी जुल्म हुआ है और उनको इंसाफ तो खैर नहीं मिला, लेकिन ये है कि चलो अब वो आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बहुत ही अच्छा हुआ कि उन्होंने उस टाइम पर जो है ना कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जब वो जेल में थे। अगर वो उस टाइम पर कुछ स्टेप लेते तो शायद ये कलंक हमेशा उनकी ज़िंदगी पर लगा रहता, तो आने वाले वक्त में शायद उनका नाम इस तरह से रोशन नहीं होता जिस तरह से अभी है। तो बाकी जाहिर बात है, इन्होंने जिसने भी साजिश की है बहुत सोच समझ के की है कि फंस जाएंगे तो इससे भारत की जो है ना वो जो नींव है टेक्नोलॉजी की और इसरो की और ये सब की, तो ये डाउन हो जाएगी। और जिसने भी ये प्लान किया उसने बहुत सोच समझ के किया, और वाकई में 25 ईयर्स तो वेस्ट हुए ना, वरना कितनी यहाँ पर चीज़ें वो लेकर आ सकते थे। तो खैर गाइस, आपका क्या कहना है इसके ऊपर ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी जो इनकी डॉक्यूमेंट्री देखी है, सबसे पहले तो वीडियो के ऊपर मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे से नॉलेज को इकट्ठा करके हम सब के आगे रखना और हमें एक्सप्लेन करके बताना नंबी जी के बारे में, और फिर ऊपर से मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज़बरदस्त ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकेंगे। बाकी नंबी जी के बारे में यही कहूँगी लास्ट में कि बहुत ही ग्रेसफुल हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बाकी काफ़ी टैलेंटेड भी हैं, सो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। सो गाइज, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।